तो गाइज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 141 में। ये वीडियो अगर कंप्लीट देखते हैं आप तो अच्छे नंबर आने वाले हैं। पहली बात है, इन 9 सवालों में आपका पूरा जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो बनने वाला है। तो इसमें देख लेते हैं गांधी जी के महिलाओं पर विचार, फिर मैं आपको बताऊंगा स्वदेशी स्वच्छता और सर्वोदय की जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट था वो गांधी जी का क्या था, और गांधी जी के जो वैल्यूज थे, गांधी जी के जो वैल्यूज मूल्य थे, ठीक है, तो उनकी आज के टाइम पे क्या प्रासंगिकता, क्या रिलेवेंस है, और गांधी जी के एजुकेशन पे क्या विचार थे, अफ्रीका में उन्होंने जो स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। और उसके अलावा ये सवाल हर बार 20 नंबर का आता है, भारत गांधी जी की जो नैतिकता और सद्भावना पे क्या विचार थे। नैतिकता मतलब आपकी जो एथिक्स रहती है, यानी कि आपको क्या अच्छा है, आपके सामने क्या बुरा है, ठीक है, तो अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट करना और अच्छा करना। सद्भावना मतलब सोशल हार्मनी, तो समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट रखना, ठीक है, ना कि हेट की फीलिंग रखना, ठीक है, जिससे कि सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे और पूरे समाज में और पूरे विश्व में, देश में शांति रहेगी। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान हम ये भी पढ़ेंगे। फिर आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन पे गांधी के क्या थॉट थे, शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन और औद्योगिकरण पे गांधी जी का क्या विचार था, और गांधी जी के साधन। तो गांधी जी के साधन, टूल्स का क्या मतलब है कि गांधी ने समस्याओं को हल करने के लिए कौन कौन से टूल्स, साधन अपनाए, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप सिद्धांत, यानी कि जिसको न्याय सिद्धांत भी कहते हैं अपन, राइट। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ये सब उनके साधन थे। तो जिसकी सहायता से उन्होंने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ अपनी एक लड़ाई लड़ी, और ना सिर्फ लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन में शुद्धता, पवित्रता लाने के लिए भी ये साधन अपनाने के लिए कहा, ठीक है। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं अपन, गांधी जी का महिलाओं पर विचार। देखो सीधी सी बात है कि आप अपने मन से भी लिख सकते हो, वही गांधी जी के इसमें विचार होंगे। जैसे कि एक सोसाइटी के अंदर पुरुष और महिला का बराबर स्थान होना चाहिए, राइट। क्योंकि दोस्तों देश के अंदर जो महिलाएं रहती हैं, है ना, अगर हम उन महिलाओं को मजबूत बनाएंगे तो समाज मजबूत बनेगा, और समाज अगर मजबूत और एम्पावर बनता है तो देश का भी एम्पावरमेंट होगा, देश भी सशक्त बनेगा। तो गांधी जी के कहने पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि फ्रीडम मूवमेंट में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, और यहाँ पर महिला को एक कमज़ोर कह देना वो अपराध होता है। और पितृसत्तात्मक समाज में, पैट्रियार्कियल सोसाइटी के अंदर ही दोस्तों महिला को कमज़ोर माना जाता है। तो वो क्या कहते थे, महिला को कमज़ोर कहना ये एक अपराध होता है, ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे घर से एक लड़की महिला जाती है तो उसके साथ में एक और आदमी जाता है उसके पीछे पीछे, ठीक है। तो लड़की के दिमाग के अंदर होता है मैं शुरू से ही कमज़ोर हूँ, क्योंकि मेरे साथ में एक प्रोटेक्शन हमेशा से चलता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी ने कुरीतियाँ जो कि सोशल एविल्स होती है, जैसे कि दहेज प्रथा, डाउरी होती है, और बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, इसका विरोध ये किया करते थे। इसके अलावा जो महिलाएं पर्दे के अंदर रहती है, ठीक है, पर्दे में रहने का जो रिवाज था, इसकी वजह से महिलाएं हैं वो काफ़ी सारे क्षेत्रों में पीछे रह जाती है, ठीक है, क्योंकि सारे ही जो नियम है वो स्त्री पे ही थोप दिए जाते हैं समाज के, धर्म के नाम पे, इसलिए वो पीछे रह जाती है। तो समाज को में अगर महिला को अगर शिक्षित किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी प्रगति होगी, और महिला की अगर प्रोग्रेस होती है तो फिर सोसाइटी की प्रोग्रेस होती है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि महिला और पुरुष की आत्मा समान है, ठीक है, इनकी जो सोल होती है, इंटरनल सोल वुमेन की और मेल मेल और फीमेल की, वो इक्वल रहती है, और उनकी समस्याएं भी एक है, ठीक है। महिला और पुरुष की आत्मा समान होती है, उनकी समस्याएं भी एक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया महिला चला ले, है ना, पूरी दुनिया पुरुष चला ले, तो दोनों को मिलजुल कर, ठीक है, दोनों को एक दूसरे की हेल्प करके ही जीवन को आगे बढ़ाना होता है, राइट। अगर महिला ऐसे सोचे कि पुरुष को दबाकर, आदमी को दबा के मैं आगे बढ़ जाऊंगी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, राइट। और आदमी ऐसा सोचे कि महिला को दबा के आगे बढ़ जाएंगे तो दुनिया में खुशहाली होगी, तो ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा गांधी जी मानते थे कि महिला के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेंसेस होती है, जैसे कि महिला के पास में ज्ञान होता है, विनम्रता होती है, पोलाइटनेस होती है, उसके अंदर धैर्य, पैसेंस होता है, उसके अंदर सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, त्याग होता है, उसके पास में विश्वास होता है ना। ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो महिला के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं। और उन्होंने महिलाओं को कहा कि आप अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अहिंसा अपनाएं, सहनशील यानी कि टॉलरेंस
अपनाएं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत की अगर इतिहास में देखें अपन, प्राचीन भारत में दोस्तों कई महिलाएं ऐसी हुई हैं, जैसे कि द्रौपदी हुई है, सावित्री, सीता, दमयंती। याद करो, द्रौपदी, सावित्री, सीता, दमयंती, ये भारत में ऐसी महिलाएं हैं दोस्तों जो कि आदर्श बन सकती हैं, और वास्तव में इनके जीवन को अगर फॉलो करे महिलाएं तो अपने जीवन को वो संवार सकती हैं। तो गांधी जी वही बात कहते हैं कि पत्नी जो है वो पुरुष की कभी गुलाम नहीं है, और क्योंकि खुशियों एवं गम में वो एक आदमी की बराबर की साथी है। आदमी की जो खुशियां हैं, आदमी के जो गम आते हैं, ठीक है, उसमें वो बराबर की साथी है, और उसको भी अपनी राह चुनने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सब आप महिलाओं पर गांधी जी के विचार लिख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। चलो, अगर देखो 100 नंबर का पेपर है तो आपको कम से कम 20 से लेके 25 पेज इसके अंदर भरने हैं। ठीक है, और अच्छी लाइन्स लिख के भरने हैं, ना कि अपने मन की बातें वहाँ पे लिख देनी है। राइट, ऐसा होता है ना कि अपनी मन की बातें लिखते रहते तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि मतलब अब तो ये खाना पूर्ति कर रहा है। ठीक है, ये मतलब फॉर्मेलिटी निभा रहा है, इसको आता जाता कुछ नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तो मैं आपको कुछ लाइन बताता हूँ, वो लाइन याद करने की कोशिश करना। अगर आप पेपर के अंदर किसी भी सवाल में फंसते हो तो उस सवाल में आप ये लाइनें चिपका सकते हो। ठीक है, तो पहली लाइन ये है, गांधी जी ने कहा था दोस्तों, गांधी जी की स्टेटमेंट है, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे नेशन के अंदर, हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर वो चेंज लेके आओ, फिर वो दूसरों को आप ज्ञान दो वहाँ पे। ठीक है, तो खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहला स्टेटमेंट याद रखना। राइट, दूसरा है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। ध्यान से सुनो, अगर आप अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, तब आप अपने आप को जान पाएंगे कि आप क्या हैं। राइट, तीसरा स्टेटमेंट है कि अगर आपको जीवन में प्रयास करना है लेकिन संकोच आता कि लोग क्या कहेंगे, तो पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे। यानी कि सोसाइटी वाले क्या करते हैं, पहले वो ध्यान नहीं देते। अगर आप कुछ अच्छी जॉब की तैयारी करते हो, कुछ यूनिक हटके चलते हो, फिर आप पर वो हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ेंगे और आपसे वो, और तब आप जीत जाएंगे। तो ध्यान दो कि समाज के अनुसार आप जब प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो पहले आप पे ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, फिर वो आप पे हंसेंगे। राइट, कि ये क्या कर पाएगी, फिर वो आपसे लड़ेंगे, और लड़ेंगे इसका मतलब आप ताकतवर हो चुके हैं और आप तब जीत जाएंगे। तीन स्टेटमेंट हो गए। चौथा स्टेटमेंट है, पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। राइट, तो कोई इंसान अगर आपको लगता है गलत है ये इंसान, तो उसके पाप से अपने को नफरत करनी चाहिए, ना कि उस इंसान से अपने को नफरत करनी चाहिए। राइट, आगे है फिफ्थ स्टेटमेंट, कमजोर कभी माफी नहीं मांगते। राइट, जो मतलब गलत तरीके से बदसलूकी करते हैं, बात करते हैं, या फिर हिंसक हो जाते हैं, मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो कमजोर और कायर होते हैं। तो कमजोर कभी माफी नहीं मांगते। क्षमा करना यानी कि माफ करना किसी को, वो ताकतवर लोगों का काम होता है। कितनी बड़ी बात है। और क्या लिख सकते हो, जो आप सोच, देखो आप खुश कब रह सकते हो, जब आप सोचते हो कुछ भी वही कहते हो और वही करते हो। ध्यान देना, इंसान खुश कब रह सकता है, जो आप सोचते हो वही करते हो वही कहते हो, तब आप खुश रह सकते हो। और एक अंतिम स्टेटमेंट मेरी तरफ से, जो कि आप हर सवाल में लिख सकते हैं, कि गांधी जी के अनुसार हमारी जो प्रकृति है वो इंसान का लालच पूरा कभी नहीं कर सकती। इंसान काफ़ी ज़्यादा लालची हो रहा है, इसके कारण तो काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हमारी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती है प्रकृति, बल्कि हमारी आवश्यकताओं को, हमारी नेसेसिटी को पूरा कर सकती है। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको लाइन बताई थी, 7 स्टेटमेंट मेरी तरफ से। ठीक है, ये आप हर सवाल में आप लिख सकते हैं। राइट, तो आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल हमारा, स्वदेशी स्वच्छता और सर्वोदय पर गांधी जी के क्या विचार थे। राइट, तो स्वदेशी शब्द को देखें तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो सेल्फ आ रहा है, ठीक है, और एक कंट्री आ रहा है। स्वयं प्लस देश, स्वयं प्लस देश, तो स्वयं का मतलब खुद, ठीक है, और देश का मतलब देश। तो स्वदेशी का मतलब यहाँ पे अगर अपन देखें तो आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी,
इसका अर्थ निकलता स्वदेशी का, राइट। तो हमें आत्मनिर्भर किस चीज में होना है? आत्मनिर्भर होना है, हमें दूसरों की भाषा नहीं अपनानी है, दूसरों की कल्चर नहीं अपनाना अपने को, और हमें अपने उद्योग धंधे स्थापित करने, हमें खुद की इंडस्ट्री स्टेब्लिश करनी है। दूसरों को रोल मॉडल नहीं बनाना, ठीक है। अपने ही देश के काफी महान लोग हैं, उनको रोल मॉडल अपनाना है। और हमारी जो एजुकेशन है वो भी स्वदेशी है। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजों के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे ही फॉलो करें, बट चल वही रहा है, वही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो ड्रेस, जो हमारी ड्रेसिंग सेंस है, कपड़े जो हमारे वस्त्र होते हैं वो भी देश के अंदर बने हुए होने चाहिए, ताकि हमारे जो घरेलू जो व्यापारी है उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा आए, और हमारा जो इंटरनल ट्रेड है, ठीक है, हमारा जो आंतरिक व्यापार वो भी आगे बढ़ेगा। तो अगर हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो हमारे जो हस्त उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि आप चरखा वर्खा चलाओ, सूत कातो और कपड़े वपड़े बनाओ। तो हमारा क्या होगा, हम विनिर्माण उद्योग के अंदर, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। और अगर देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे तो लोगों को काफ़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार सृजन होने वाला है। और क्या लिख सकता है दोस्त? तुम लिख सकते हो कि 1905 के अंदर एक मोमेंट हुआ था, बंग भंग आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, राइट। एक तो वेस्टर्न बंगाल और एक ईस्टर्न बंगाल। तो बंगाल को बांटने से दोस्तों देश की एकता अखंडता को खतरा हुआ, तो उसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन चला गया था 1905 में, राइट। तो उसमें भी दोस्तों स्वदेशी भाव को, स्वदेशी इमोशंस को अपनाया गया। उसके अंदर जो विदेशी वस्तुएं थी, जो फॉरेन गुड्स थे, उनकी होली जलाई गई, उनको जला दिया गया, उनका बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। और इसी के बाद में दोस्तों जो असहयोग नॉन कोऑपरेट मोमेंट हो चलता है 1920 के अंदर, असहयोग आंदोलन, उसमें भी स्वदेशी भाव को अपनाया जाता है। तो कुल मिला के ये है कि स्वदेशी में क्या करना पड़ता है कि जो स्थानीय संसाधन होते हैं, देश के जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। तो स्वदेशी में क्या और क्या आता कि आधुनिक सभ्यता इसको नहीं अपनानी चाहिए। हम क्या करते हैं, बाहर के कपड़े पहनते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, बाहर की लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं और अपने आप को सुपर डुपर हीरो समझते हैं, ठीक है। तो हमें अपने देश की भाषा अपनानी चाहिए, मातृभाषा को अपनाएंगे तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। औद्योगिकरण को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, मशीनीकरण को भी सपोर्ट नहीं करते थे, और शहरीकरण को भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो ये स्वदेशी में आपको लिखना है कि हमारी जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, हमारी जो रूरल सोशल सिस्टम है, वो इससे एम्पावर होगा, वो इससे मजबूत बनेगा स्वदेशी से, ठीक है बेटा जी। आगे चलते हैं अपन स्वच्छता। तो स्वच्छता दोस्तों यानी कि सैनिटेशन। तो इसमें अपने ही खुद के विचार लिख देना, वही गांधी जी के विचार होंगे, राइट। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, स्कूल और जो उच्च शिक्षा होती है, स्कूल और हायर एजुकेशन के सिलेबस के अंदर स्वच्छता के महत्व को हमें बताना चाहिए बच्चों को, ठीक है। गवर्नमेंट बताए कि स्वच्छता क्या महत्व है, राइट। अपने आसपास के जगह को साफ रखोगे, ठीक है, तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, राइट। जैसे कि गांधी जी बुराई किया करते थे, उन्हें काफ़ी बुरा लगता था जब वो रेलवे के अंदर सफ़र करते थे और हरिद्वार बनारस में जाते थे, वो गंगा नदी की जो दयनीय स्थिति थी, ठीक है, उसी को देख के काफ़ी दुखी महसूस होते थे। तो उनके अनुसार अगर स्वच्छता नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा। जैसे कि भाई मलेरिया क्यों फैलता है? क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे गंदगी कीचड़ वाली जगह पे रखते हैं, ठीक है, घर में साफ सफाई ढंग से नहीं करते, तभी बीमारियां फैलती हैं। तो वो कहते हैं कि गांव को साफ रखेंगे हम, और ये हमारी आदत बननी चाहिए। स्वच्छता हमारी आदत बननी चाहिए, और ये जो आदत है हमारे बिहेवियर से आएगी, हमारा आचरण अच्छा होगा, ठीक है, तभी हमारी आदत बनेगी स्वच्छता। ये है स्वच्छता से रिलेटेड उनके थॉट्स। अब दोस्तों सर्वोदय क्या चीज़ है? सर्वोदय पढ़ लेते हैं। तो सर्वोदय का मतलब होता है सभी की प्रोग्रेस, राइट। तो ये जो सिद्धांत था दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट था सर्वोदय का, और गांधी जी ने जॉन रस्किन की एक किताब थी, जॉन रस्किन की, JOHNRUSKIN, जॉन रस्किन की किताब थी, अनटू दिस लास्ट, ठीक है।
तो उस किताब से ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा। तो सर्वोदय का मतलब होता है कि गांधी जी एक ऐसे समाज की कल्पना किया करते थे जो कि वर्ग विहीन हो, यानी कि सेक्शन लेस हो, उसके अंदर कोई गरीब अमीर नहीं हो, जाति विहीन हो, कास्टलेस हो। तो जाति के आधार पे दोस्तों आज भी हमारा समाज बटा हुआ है, हम संगठित नहीं हैं। और शोषण मुक्त हो, यानी कि किसी का एक्सप्लोइटेशन ना हो, किसी को तंग ना किया जाए। तो सर्वोदय के अंदर दोस्त एक और लाइन चिपकाएंगे आप कि समाज के अंदर दोस्तों वर्ण के आधार पर, यानी कि कलर के बेसिस पे, वर्ग के बेसिस पे, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों समान काम के बदले समान पैसा मिले, यानी कि समान पारिश्रमिक मिले सबको, और सबका इंटरेस्ट पूरा हो समाज के अंदर। ये है सर्वोदय का कॉन्सेप्ट। यानी कि गांधी जी है वो किसी भी पंथ या संप्रदाय को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। सभी धर्म के लोग हैं वो आगे बढ़े बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी नफरत को आगे बढ़ाए हुए। ठीक है, तो ये सर्वोदय में लिख सकते हैं दोस्त। राइट, तो हमारे 2 सवाल तो कंप्लीट हो गए दोस्तों। वो लाइन याद रखना आप, ठीक है, जैसे कि पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो, और प्रकृति लालच को पूरा नहीं कर सकती, आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। खुद वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ठीक है, और खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका कि खुद को दूसरों की सेवा में लगा देना। किसी भी सवाल में फिट बैठेंगे लाइन, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, फिर आप जीत जाएंगे। ये लाइन आप जरूर लिख के आना। एक सवाल यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। गांधी जी के जो थॉट्स थे, गांधी जी का जो पूरा जीवन है ना, वही उनके ज्ञान है। ठीक है, तो गांधी जी के जो थॉट्स थे, गांधी जी आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस रखते हैं। तो दोस्तों गांधी जी है ना, देखो आज के टाइम पे क्या चल रहा है। ये सवाल 20 नंबर का पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार भी आया था, यानी कि इस बार भी आना है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है, गांधी जी की विचारों की आज के टाइम पर प्रासंगिकता क्या है। तो आज के समय कौन कौन सी आपको दिक्कतें आ रही है पूरी दुनिया के अंदर, वो लिख देनी है। पर्सनल आप क्या फील करते हैं वो भी लिख देना। जैसे कि इंसान लालची होता जा रहा है ना, हर चीज ज्यादा से ज्यादा भोगना चाहता है, वो कंज्यूमरिज्म की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। हिंसाएं बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, भाग दौड़ की शैली बढ़ रही है लोगों की, यानी कि उनको तसल्ली नहीं है, संतुष्टि नहीं है अपनी लाइफ से। राइट, और कोविड-19 का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या उभर के सामने आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हैं दोस्तों, वैश्विक तापन इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। ये सब लिख सकते हैं अपन। तो जैसे कि आज के टाइम पे आतंकवाद बढ़ रहा है, ठीक है, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक हिंसाएं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं। राइट, तो ये सब आपको लिख देना है। ओके, तो लोक कल्याण के लिए, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, और समाज के अंदर सांप्रदायिक कट्टरता, यानी कि जो सोशल हार्मनी समाज के अंदर नहीं रहती, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं रहता, तो दोस्त गांधी जी के विचार अपना सकते हैं। कौन से विचार है उनके, अहिंसा पे कुछ कुछ लिख देना। ठीक है, और मैंने पहली वाली वीडियो के अंदर बता दिया था अहिंसा के बारे में कंप्लीट विचार। और आप अहिंसा और सत्य पर लिख देना, सत्य के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, तो सच को अपना के, क्योंकि झूठ काफी ज्यादा बोलते हैं अपन, राइट, अपने लालच को पूरा करने के लिए। हमारी संस्कृति भाषाएं विलुप्त हो रही है। राइट, तो ये सब समस्याएं लिख करके आप लिखना कि गांधी जी के विचारों को, यानी कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब पता है, वापस से बता देता हूँ, कि जब आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आ जाए जब आपको कुछ चीज अच्छी ना लगे, जब आपको कोई व्यक्ति भी पसंद ना आए, ठीक है, आपको सब कुछ त्यागने का भाव मन के अंदर आए कि अब तो सेक्रीफाइस कर देते, अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दे तो कोई मुझे गम नहीं होगा, वो भाव कहलाता है अपरिग्रह का। और ये तो काफी तपस्या मेहनत करने के बाद में ही आता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं अपन तो। राइट, तो सत्य पर लिख देना, अहिंसा पे लिख देना, अपरिग्रह पे लिख देना, ब्रह्मचर्य पे। ब्रह्मचर्य क्या चीज है, मतलब पराई स्त्री की तरफ गलत नजरों से नहीं देखना। ठीक है, स्त्री को भोग की तरह वस्तु नहीं मानना, और अच्छी जीवन शैली अपनाना जिसके अंदर अच्छे विचार हों। ठीक है, शुद्ध खाना खाना, मांसाहार का त्याग करना, नॉन वेज को बिल्कुल कंप्लीटली त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य शैली के अंदर आता है। राइट, चोरी नहीं करना, किसी के साथ में फरेब नहीं करना। राइट, तो ये सब गांधी जी के विचार थे। इसके अलावा दोस्तों लिख सकते हैं
कि 20th सेंचुरी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर दोस्तों काफ़ी महान लोग हुए हैं, जैसे कि दलाई लामा। तिब्बत के क्षेत्र में दोस्तों एक धर्म गुरु को नाम होता है दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा। तो एक पद का नाम है, ना कि किसी व्यक्ति का नाम है दलाई लामा, राइट। तो जो कि बौद्ध धर्म के लोगों के हितों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं दलाई लामा। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ से जुड़े हुए एक बड़े नेता थे, मिखाइल गोर्बाचेव। इसके बाद में मार्टिन लूथर किंग, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचेव, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, जिन्होंने दोस्तों भारत के अंदर रहकर भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी के काम किए थे। इसके अलावा नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति सरकार से इन्होंने मतलब कहा था कि रंग के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, खुद 30 साल जेल में मिले। तो इन विद्वानों ने भी गांधी जी के विचार अपना करके अपने देश में आंदोलन खड़े किए, राइट। तो गांधी जी के जो विचार हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप पता है क्या है? मतलब आप कमाई का कुछ हिस्सा है वो गरीब और जरूरतमंदों लोगों को दे दे, अच्छी बात है ना। लेकिन अपन क्या करते हैं, बैलेंस को बढ़ाते रहते हैं, राइट। तो आज के टाइम पे गांधी जी के विचारों को अपना करके हम पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हल कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यू को सोल्व कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकते हैं, स्वच्छता को आगे बढ़ा सकते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से बच सकते हैं, यानी कि जितना जरूरत होगा हम घर के अंदर उतना ही सामान लेके आएंगे, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज के अंदर जितने लोग हैं उनको इक्वल राइट मिलेगा, शांति को स्थापित कर सकते हैं और इससे पूरी दुनिया में खुशहाली हो जाएगी। 4 पेज आराम से भर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 सवाल। चलो आगे चलते, फिर शिक्षा पर विचार पढ़ लेते हैं। गांधी जी शिक्षा पर क्या विचार रखते थे? और दोस्तों ये सवाल वापस से रिपीट हो सकता है, 20 नंबर का सवाल, शिक्षा पर गांधी जी के विचार। तो गांधी थॉट ऑन एजुकेशन। तो दोस्तों गांधी जी किस तरह की एजुकेशन चाहते थे? कि नैतिकता और स्वावलंबन सिद्धांतों पे आधारित शिक्षा चाहते थे, यानी कि एजुकेशन ऐसी दी जानी चाहिए किसी को भी कि जो नैतिकता से भरी हो, यानी कि उस इंसान को पता चल जाए कि क्या अच्छा है क्या नहीं। अगर ऐसा ही पता न चले तो फिर शिक्षा किस काम की है? पास होने के लिए तो सभी पढ़ते हैं, राइट। और स्वावलंबन सिद्धांतों पे आधारित होनी चाहिए, यानी कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमारी नौकरी जरूर लगनी चाहिए, ठीक है। या हमें कुछ ना कुछ काम जरूर आना चाहिए ताकि अपन डिपेंडेंट ना रहें किसी पे, राइट। और ये इनके जो शिक्षा के विचार थे गांधी जी के, वो हरिजन पत्रिका में छपते थे। हरिजन पत्रिका, ये गांधी जी ही इनके एडिटर थे हरिजन पत्रिका के। तो गांधी जी नैतिकता और स्वावलंबन सिद्धांतों पे आधारित शिक्षा को मानते थे और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करते थे, यानी कि ज्ञान आधारित शिक्षा को वो प्रोत्साहित करते थे, ठीक है, कि अच्छा ज्ञान मिले, सच्चा ज्ञान मिले, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाए एक बच्चे को और नैतिक बन जाए वो बच्चा, राइट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप कि सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। तो जब बच्चा अपना पहला पहला साल कंप्लीट करता है तो पहले साल से लेकर 7वें साल तक उसको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए और वो शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए, राइट, एजुकेशन। तो पहली साल से लेकर 7वीं साल तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। और उसको शिक्षा कौन सी लैंग्वेज के देना चाहिए? मातृभाषा में, ठीक है, उसकी जो मदर टंग है उसी के अंदर हमें एजुकेशन देनी चाहिए। अब मदर टंग के अंदर अगर किसी को कुछ चीज़ सिखाते हैं तो उसको इंटरेस्ट आता है और वो सहज होके, यानी कि कंफर्ट होके वो चीज़ें सीखता है। गांधी जी प्राथमिक शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, एलिमेंट्री एजुकेशन को वो काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे। इसके अलावा वो हिंदी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि हिंदी है ना पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया, पैन लेवल इंडिया पे, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी है वो लागू होनी चाहिए, यानी कि वो भाषाओं का एकीकरण चाहते थे, इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेजेस चाहते थे वो, राइट। तो शिक्षा पर और लिख सकते हो कि आप शिक्षा ऐसी दो कि जिससे स्किल सीखो,
ठीक है, ना कि सिर्फ एग्जाम में पास होना है, काम धंधा भी कुछ आना चाहिए जिससे कि 2-5 रुपए घर के अंदर आए और अपना उसका जीवन चले। तो शिक्षा कैसी हो कि उससे कौशल मिले, उसके स्किल्स मिले, और आगे चल करके वो जो स्किल सीखता है बच्चा, वो इंडस्ट्री के अंदर जब जाएगा तो वहां पर भी 2-5 रुपए कमाएगा और वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। ऐसी शिक्षा को प्रमोट करते थे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए दोस्तों एक वर्धा योजना आई थी। ध्यान दो, वर्धा, वह और धनुष वाला ध, वर्धा योजना, वर्धा स्कीम 1937 के अंदर। तो वर्धा योजना 1937 क्या थी? देखो, बेसिक शिक्षा यानी कि आपकी जो बेसिक शिक्षा है उस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1937 में। वर्धा एक दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जगह है, इसलिए इस योजना को उसी सम्मेलन के स्थान के आधार पर वर्धा योजना कह दिया गया। बेसिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1937 के अंदर। तो दोस्तों इस सम्मेलन के अंदर गांधी जी ने कहा कि बच्चों को है ना पश्चिमी एजुकेशन तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको पारंपरिक शिक्षा वो भी दो आप, जो भारत में चलता था। ज्योतिष चलता था भारत में, खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी चलता था, ठीक है, और भारत के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये भी चलता रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत की पारंपरिक शिक्षा को बढ़ाने की बातें करते थे, ठीक है, और बच्चे को मातृभाषा में ही सिखाने की बात करते थे कि कोई भी बच्चा है वो धन की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण पीछे ना रहे। और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की बात करते थे, निःशुल्क शिक्षा की बात करते थे, और प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य हो, ये वर्धा योजना के अंदर कुछ पॉइंट शामिल थे। तो वर्धा योजना के अंदर और क्या लिख सकते हैं अपन कि ये सब शिक्षा पे ही विचार है उनके। तो एक बेसिक शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर 2-5 पॉइंट लिख देना कि उन्होंने इस सम्मेलन के अंदर भारत की पारंपरिक शिक्षा संस्कृति को आगे बढ़ाने की बातें कही गई, निःशुल्क शिक्षा की बातें कही, मातृभाषा को आगे बढ़ाने की बातें कही गई, और सामुदायिक भागीदारी की बातें की गई। यानी कि जब मान लो गांव के अंदर कोई स्कूल स्थापित होता है तो गांव वाले मिलकर के उस स्कूल को बनाने के लिए आगे आए। तो समग्र शिक्षा एवं चरित्र निर्माण की बात करते हैं तो आज के टाइम पे वही तो हो रहा है, ठीक है। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, पीएचडी है, लेकिन चरित्र नहीं है उनका, ठीक है, बिल्कुल बहुत गलत गलत आदतें हैं उसके अंदर। तो एजुकेशन कैसी हो कि उसको संस्कार आए, ठीक है, उसको संस्कार आए ताकि वो अपने देश को आगे बढ़ा पाए एक अच्छे नागरिक के रूप में। और शिक्षा ऐसी मिले कि उसमें सत्य उसको सिखाया जाए, सच बोलना सिखाया जाए, अहिंसा उसको सिखाया जाए, जानवरों के प्रति हिंसा नहीं करनी है, किसी इंसान के प्रति हिंसा नहीं करनी है, ना धर्म के नाम पर, ना ही अपने स्वाद के नाम पर, ठीक है, और करुणा रखनी है, सिंपैथी रखनी है, जरूरतमंद दुखियों की सहायता करनी है, ऐसी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। ये थी वर्धा योजना 1937। तो ये शिक्षा पर आप लिख सकते हो, 20 नंबर का अच्छा खासा सवाल है। अफ्रीका में संघर्ष, ठीक है, अफ्रीका में संघर्ष। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट कैसे करना है। एक दादा अब्दुल्ला नाम से एक कारोबारी थे, वो दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे। उनका कोई कानूनी मसला वहाँ पे, कानूनी पचड़े में वो फंसे हुए थे। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि आप मेरा मसला देखें। तो गांधी जी चले जाते हैं 24 मई 1893, है ना, 1893 को चले जाते हैं 24 मई, दक्षिण अफ्रीका ले डिपोर्ट हो जाते हैं, राइट। तो वहां पे जब वो जाते हैं तो उन्होंने नस्लीय भेदभाव देखा, सबसे पहली बार नस्लीय भेदभाव देखा 1893 ईस्वी में, जब वो प्रिटोरिया से पिट्स मेरीबर्ग जा रहे थे, 2 रेलवे स्टेशन के नाम है, तो वहां पर टीटी ने उनको ट्रेन से धक्का मार करके निकाल दिया था। तो 1894 में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ इन्होंने बड़ा एक संघर्ष छेड़ा, जहां पर 2000 लोग इकट्ठा हुए। इसके अलावा दोस्तों मार्च 1913 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में एक कानून आया था कि जो भी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर उनकी शादी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से नहीं हुई, ईसाई धर्म के आधार पर किसी की शादी अगर नहीं हो रही है तो वो शादी अवैध, इलीगल मानी जाएगी, और उनके बच्चे भी इलीगल होंगे, ठीक है। तो मतलब कितनी बुरी बात है। तो गांधी जी ने ईसाई रीति रिवाज वाले इस काले कानून का विरोध किया 1913 ईस्वी के अंदर। इसके अलावा देखो एक व्यक्ति को साल के अंदर 3 पाउंड देना पड़ता था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में 3 पाउंड वार्षिक कर, वार्षिक टैक्स, एनुअल टैक्स पे करना पड़ता था साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को।
तो दोस्तों ये भी एक काले कानून में शामिल था। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे मत देने का अधिकार नहीं था और वहाँ पे तो दोस्तों काले गोरा काफ़ी ज़्यादा चलता था। ठीक है, तो गांधी जी ने बड़ा एक आंदोलन तैयार किया नटाल और ट्रांसवाल क्षेत्रों में। नटाल और ट्रांसवाल एरिया रीजन्स के नाम है। तो वहाँ पे द ग्रेट मार्च इन्होंने किया था। द ग्रेट मार्च का मतलब है कि एक बहुत बड़ा एक पैदल यात्रा। ठीक है, द ग्रेट मार्च, राइट। 6 नवंबर 1913 ईस्वी को द ग्रेट मार्च किया गया नटाल और ट्रांसवाल क्षेत्रों में, और गांधी जी के सामने दक्षिण अफ्रीका की सरकार झुक जाती है। और दोस्तों जो जनरल स्मुट्स थे, SMUTS, जनरल स्मुट्स से उन्होंने एक कानून पारित किया था। ठीक है, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 को, राइट। उसमें भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिए गए। ये आप लिख सकते हैं गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष, राइट। और क्या लिख सकते हैं, हाँ भाई, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में इलाका डरबन, वहाँ पे दोस्तों 2 फार्म स्थापित किए थे। फार्म का मतलब है कि मतलब एक छोटा सा घर उन्होंने बना लिया। ठीक है, और वहाँ पे लोग आते थे। तो फिनिक्स फार्म नाम था, एक फार्म का नाम था फिनिक्स, फैसे फल फिनिक्स, और एक था टॉल्स्टॉय, फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म। तो यहाँ पे लोगों को ट्रेंड किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि वो अहिंसक और सत्याग्रह की मूल्य सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, और जो आप पर हिंसा करता है उसके खिलाफ भी वो लड़ें। ठीक है, तो ये अफ्रीका में संघर्ष मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, नैतिकता और सद्भावना। ये मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया। नैतिकता मतलब अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसमें आप और भी चीज़ लिख सकते हैं कि दूसरों के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए, दूसरे की भावना का ख्याल रखना चाहिए, और किसी भी जानवर, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हमें हिंसक नहीं होना चाहिए। तो नैतिकता के तत्व लिख सकते हैं आप, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब आता है नैतिकता में। सद्भावना मतलब किसी के प्रति हमें दुर्भावना नहीं रखनी है। क्या हमारी क्या सोच है, उस इंसान ने गलत किया है ना, ठीक है, वो गलत है, राइट, ऐसा लगता है कि उसके प्रति हम दुर्भावना अपनी अर्जित कर रहे हैं, राइट। तो सद्भावना में दूसरों के प्रति अच्छी फीलिंग्स रखनी, अच्छी भावना रखनी, ये सद्भावना में आप लिख सकते हैं, राइट। सद्भावना जब होती है ना, तब एक व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को से नफरत नहीं करता, ना दूसरे धर्म ग्रंथों की किताबों से नफरत करता है, ना उनकी बुराई करता है, और वो समाज में खुशी खुशी रहेगा। तो जहाँ पे सद्भावना होती है वहाँ पे कभी दंगे नहीं होते, और वो समाज संगठित होता है और देश आगे बढ़ता है। आगे लिखते हैं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। चलो अपन आगे पढ़ते हैं। देखो ये अच्छा सवाल है। एक तो हमने साउथ अफ्रीका के अंदर जो गांधी के द्वारा उठाए गए जो स्टेप थे वो देख लिए। इसके अलावा भारत के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट था उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूट किया है गांधी जी ने, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले, देखो आपको बता देता हूँ मैं, कुछ आंदोलन है जैसे कि कुछ मूवमेंट। हाँ जी, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो बिहार के अंदर एक चंपारण नाम की जगह है, चंपारण, राइट। तो चंपारण के अंदर दोस्तों क्या चल रहा था, यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली हुआ करती थी, 3 कठिया सिस्टम, जिसके तहत मतलब किसी के पास 20 बीघा जमीन है तो उसको 3 बीघा पर नील की खेती करनी पड़ती। नील मतलब जो ब्लू डाई होता है, ठीक है, डाई होता है एक तरह का जिससे कपड़े वगैरह रंगते हैं। तो चंपारण मोमेंट में गांधी जी ने क्या किया कि अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो किसानों पर जबरदस्ती ये थोपे ना कि वो अपने 3 बीघा जमीन पर, यानी कि 20 अगर बीघा जमीन है उनकी, तो 3 बीघा पर वो नील की खेती ना करे, ऐसा उनको मजबूर ना करे। ये सब चंपारण सत्याग्रह में या चंपारण मूवमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा खेड़ा सत्याग्रह लिख सकते हो आप 1918 का। देखो मैं आपको चंपारण सत्याग्रह बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। चलो, तो गांधी जी का अगर देखें अपन भारतीय राजनीति में आगमन, तो 1917 और 18 के समय में हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी ने बिहार में जो चंपारण नाम की जगह थी वहां पर भी दोस्तों किसानों को अधिकार दिलवाए। इसके अलावा
जो गुजरात में खेड़ा नाम की एक जगह है, वहाँ पर किसानों को अधिकार दिलवाए। अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व की। तो पहले देख लेते हैं चंपारण मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, बिहार में एक चंपारण नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में 3 कठिया सिस्टम चलता था कि जिसमें जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, राइट। और उस खेती को वो उनको करना ही पड़ता था, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के कंट्री में, राइट। तो अब देखें धीरे धीरे जर्मनी के अंदर दोस्तों आर्टिफिशियल जो डाई है वो बनने लगी, यानी कि कृत्रिम नील का उत्पादन होने लगा। जिससे क्या हुआ, जर्मनी से ही यूरोप के जो देश हैं वो नील खरीदने लग गए और भारत का जो नील था उसकी डिमांड गिर गई, ठीक है। और यूरोप के जो बागान मालिक थे, यानी कि जो गार्डन जिनका होता था, यूरोप के जो व्यापारी होते थे यहाँ पे, तो किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया करते थे वो लोग, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई यह तो गलत हो रहा है। तो गांधी जी यहाँ पे आए, ठीक है। और गांधी जी ने दोस्तों एक कमेटी का गठन किया था चंपारण में, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण कृषि समिति। तो उस समिति के आधार पर ये काफ़ी ज़्यादा निर्णय लिया गया है कि 3 कठिया सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा और किसी भी किसान पर मैंडेटरी नहीं होगा, यानी कि अनिवार्य नहीं होगा कि वो नील की खेती करे, राइट। और अवैध कर, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे थे उन पर रोक लगानी चाहिए। ये था चंपारण का आंदोलन। आगे चलते हैं दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 के अंदर हुआ। तो मैं वही बता रहा हूँ, 20 नंबर का बन सकता है सवाल कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। तो खेड़ा एक जिला है गुजरात का, तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए अंग्रेजों ने और काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होने लगे। तो यहाँ पर भी गांधी जी आते हैं दोस्तों। गांधी जी काफ़ी फेमस हो गए थे साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, हर इलाके में कोई भी दिक्कत होती थी गांधी जी को बुलाते थे, ठीक है। तो खेड़ा में क्या होता था, खेड़ा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कपास, तंबाकू और जो खाद्यान्न फसल यानी कि फूड ग्रेन्स है, फूड क्रॉप्स, वो उगाई जाती थी और इनको अहमदाबाद बेचा जाता था। अब 1917 में क्या हुआ, 1917 में अधिक बरसात के कारण जो खरीफ की फसल थी वो खराब हो गई और दोस्तों तेल, लोहा, कपड़ा, नमक आदि का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस समय और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया में महंगाई बढ़ गई। और किसान है दोस्तों, उनकी जो फसल है चौपट होने के बाद में उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए गांधी जी यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे सभाओं को संबोधित करते हैं कि किसी भी प्रकार का टैक्स ना दो आप, क्योंकि आपकी फसलें खराब हो गई है, ठीक है। गांधी जी अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते हैं और अपने जो अहिंसा सत्याग्रह के जो साधन है वो अपनाते हैं। तो गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में लास्ट में खेड़ा में एक समझौता होता है कि जो सक्षम किसान है, यानी कि जिसके पास में पैसा है, वही अपना लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व दे पाएगा। ये खेड़ा सत्याग्रह में लिख सकते हो। एक यहाँ पे लिख सकते हो अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन में दोस्तों प्लेग बीमारी यहाँ पे फैली थी और बीमारी के कारण लोग घर छोड़ के ये जो फैक्ट्रियाँ छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। और उनको बोनस भी नहीं दिया जा रहा था, तो बोनस दिलवाने के लिए अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन किया गया, ठीक है। तो मजदूरों के पक्ष में लास्ट में यहाँ पे 35% की वृद्धि का निर्णय ले लिया था। गांधी जी ने कहा था कि भाई 35% बोनस इनको मिलना चाहिए। अब ये तो गांधी जी द्वारा भारत के अंदर सफलतापूर्वक जो आंदोलन चलाए गए वो पढ़ लिए अपन ने, मतलब कि यहाँ पे जो स्थानीय आंदोलन है वो पढ़ लिए, राइट। अब सवाल है कि देश के राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान था, वो अपन पढ़ लेते हैं। तो इसमें दोस्त आप रोलेट एक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। याद है ना रोलेट एक्ट क्या है, ठीक है। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति का गठन किया गया था, एक राजद्रोह कमेटी बनाई गई थी सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, राइट। तो यहां पे दोस्तों कहा गया कि भारत में जिन स्थानों पे क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उन स्थानों को चिन्हित किया जाए, कहां पर अंग्रेजों के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी की जा रही है उनको अरेस्ट किया जाए, ठीक है। उन्हें जज कड़े से कड़े दंड दिया जाए
और यही काला कानून है वो रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि मतलब कोई भी आपको संदिग्ध व्यक्ति ऐसा मिले जो कि अंग्रेज के खिलाफ कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को बंबई में इस बिल का विरोध भी किया और सत्याग्रह सभा का गठन भी किया। और दोस्तों, दिल्ली में 30 मार्च को काफी ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके अंदर 10 लोगों की मौत हो गई थी। यह आप रोलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में आप लिख सकते हैं कि एक प्रकार का काला कानून था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लो। ठीक है, ये रोलेट एक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी के बाद में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग यहाँ पे जुटे थे। हाँ बिल्कुल, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लिख सकते हैं। फिर असहयोग नॉन कोऑपरेट मूवमेंट के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, असहयोग मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था। खिलाफत मूवमेंट भी बता दूंगा। तो गांधी ने दोस्तों, गांधी ने क्या किया कि आप ब्रिटिश उपाधियों को त्याग दो। ठीक है, आपको जो भी मिला है, मतलब पीएचडी वगैरह करके, या फिर अंग्रेजों ने आपको जो इनामें वगैरह दी है वो आप त्याग दो, है ना। ब्रिटिश न्यायालय को त्याग दो, यहाँ की विधायिका को त्याग दो, त्याग पत्र दे दो, हर चीज से, कोर्ट से दे दो, लेजिस्लेचर से दे दो, और आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो वहां से भी निकल जाओ। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद में दोस्तों 1920 और 22 के बीच में विदेशी कपड़े की आयात में भारी गिरावट है, यानी कि जो यहाँ पे खपत होती थी विदेशी कपड़ा हम कम खरीदने लगे। चरखे का जो महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए गए गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन में आपको लिखना है ना, कि छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, और जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। देश के अंदर स्वराज को स्थापित करने के लिए पैसे जुटाए गए और चरखों की स्थापना की गई। कांग्रेस की तरफ से जेल भरो आंदोलन किया गया। ये आप लिख सकते हैं असहयोग आंदोलन के अंदर। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, खादी को बढ़ावा दिया। राइट, ये आप लिख सकते हैं, है ना। असहयोग आंदोलन के बारे में फिर आप लिख सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की पहली पुण्यतिथि को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तिलक कोष भी बनाया गया था, जिसमें 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा करना किया गया था। महिलाओं ने दारू के जो ठेके होते हैं उनका विरोध किया, पर्दा प्रथा को त्याग दिया महिलाओं ने। ठीक है, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई, महिलाओं ने भी आगे बढ़ चढ़ गए। आंदोलन को दमन करने के लिए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये स्वदेशी आंदोलन में लिख सकते हैं आप, सॉरी असहयोग आंदोलन में लिख सकते हैं। एक है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था ये? इस आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों ब्रिटिश शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वराज्य की स्थापना करना था। इसके अलावा जो नमक कर लगता था, यानी कि साल्ट टैक्स लगता था, उसका समाप्त करना भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पर्पस था। याद हो गया, पूर्ण स्वराज्य पा लेना और नमक कर को खत्म कर देना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने अनुयायी, जो इनके फॉलोअर्स थे, उनके साथ मिलकर के गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नाम के स्थान तक यात्रा की 24 दिन तक, और गांधी ने समुद्र से नमक बनाकर कानून को तोड़ा। इस आंदोलन के अनुसार हर जगह नमक कानून का उल्लंघन हो, विद्यार्थियों, कॉलेज, स्कूल, सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, विदेशी कपड़ों को जला देना चाहिए, सरकार को किसी भी तरह से टैक्स नहीं देना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के सामने धरना देना चाहिए, और वन कानूनों की अवहेलना करनी चाहिए, यानी कि जो फॉरेस्ट लॉज बने थे उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको मानना नहीं चाहिए। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं आप। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन, भारत सही पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता यानी कि खलीफा मानते थे। ठीक है, और अंग्रेजों ने इसी खलीफा को हटा दिया था, क्योंकि तुर्की ने ना दोस्तों जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों देशों का साथ दिया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गए, खलीफा को पद से हटा दिया गया। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए
और खलीफा के पद का अपमान समझा गया। जो दो भाई थे दोस्तों, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने गांधी जी के खिलाफ गांधी जी के साथ मिलकर के खिलाफत आंदोलन को शुरुआत किया 1919 से 1924 के बीच में। और खिलाफत समिति का गठन किया गया जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे। ठीक है, तो ये आपको खिलाफत समिति में भी लिख देना है ये सब, राइट। तो खिलाफत आंदोलन की सपोर्ट में दोस्तों असहयोग आंदोलन चालू किया। फिर आप रोलेट एक्ट के बारे में इससे पहले लिख देना, और लास्ट में आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को लिख देना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट, ये आप लिख सकते हैं। और बता दूं आपको, गोलमेज सम्मेलन के बारे में लिख सकते हैं आप, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन दोस्तों काफ़ी तरह की यहाँ पे डिमांड रखी गई थी, जैसे कि भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा हो, भारतीय बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर विभाग बंद हो, और आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की अनुमति मिले, नमक कर को ख़त्म कर दिया जाए, पूरी तरह से शराब बिक्री बंद हो। ये दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में सब बातें कही गई। ठीक है, आंदोलन के दौरान जो जब्त की गई प्रॉपर्टी है उसको भी वापस की जाए, और आंदोलन के दौरान जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अपनी नौकरियों से, उनको नौकरियां वापस दी जाए। ये सब गोलमेज सम्मेलन में आप लिख सकते हैं। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, एक तो 1930 से 31 के बीच, और फिर 30 से 31 के बीच, फिर 32 से 32 के बीच। ठीक है, डेट अगर याद होती है तो अच्छी बात है। ये सब गोलमेज सम्मेलन है। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, इस पे देख लेते हैं अपन। तो देखो आधुनिकीकरण पर गांधी जी के विचार थे कि अपन अगर वेस्टर्न कल्चर पे चलते हैं, पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों पे चलते हैं, तो भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उस पर खतरा होगा। जो एंशियंट इंडियन वैल्यूज है वो हम भूल जाएंगे, हमारा जो कल्चर है हजारों सालों का वो हम भूल जाएंगे, खाना भूल जाएंगे, पहनना भूल जाएंगे। ठीक है, भारतीय कपड़े पहनना भूल जाएंगे। आधुनिकीकरण के काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो एक देश अपनी संस्कृति इतिहास को भूलता है तो उसका भविष्य भी दोस्तों चौपट हो जाता है। इस तरह के गांधी जी के विचार आप लिख सकते हैं अपने मन से। शहरीकरण के लेके दोस्तों, शहरीकरण से होता क्या है कि अनियोजित रूप से, अनप्लान्ड तरीके से अगर किसी शहर को बसाया जाए तो वहाँ पर काफ़ी तरह की समस्याएं आती है, जैसे कि कचरा इकट्ठा हो जाना, ठीक है, वनों का विनाश, पेड़ नहीं बचना, अत्यधिक प्रदूषण वगैरह। तो ये सब गांधी जी इनके सब खिलाफ थे। औद्योगिकरण या मशीनीकरण एक ही बात है दोस्तों। इससे क्या होता है कि एक तो प्रदूषण बढ़ता है और एक इंसान है वो कम हो जाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, अगर मशीनीकरण, औद्योगिकरण बढ़ता है तो। देखो देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आगे बढ़ती है, डेवलपमेंट का काम ज़्यादा होता है, लेकिन पॉल्यूशन से संबंधित प्रॉब्लम्स है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज, और दोस्तों एक कंपनी के अंदर मशीन ज़्यादा संख्या में आ जाएगी तो लोगों को वहाँ पे हटना पड़ेगा क्योंकि मशीनें अब काम करेंगी। और गांधी जी के साधन, ये और एक लास्ट पॉइंट में आपको बता के इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। फिर आप दोस्तों आराम से पेपर दे के आना और इस वीडियो को एक बार और देख लेना ताकि जो मैंने आपको बात बताई है वो आपको ज्ञात रह जाए। गांधी जी के द्वारा दोस्तों क्या क्या अपनाया गया, एक तो सत्याग्रह के बारे में लिखना आपको। देखो स्टार्ट कैसे करना है, गांधी जी के जो वैचारिक साधन थे और जन लामबंदी के जो तरीके थे, जैसे कि उनके जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, तो कहाँ से आई। उन्होंने दोस्तों जैन धर्म को पढ़ा, बौद्ध धर्म को पढ़ा, उन्होंने हिंदू धर्म की किताबें पढ़ी, और इसके अलावा जॉन रस्किन और टॉल्स्टॉय की किताबें पढ़ी थी। तो यहाँ से कुछ बातें उन्होंने सीखी, जैसे कि सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, सच के लिए, सच को पकड़े रहना। तो गांधी जी का जो सच था वो अहिंसा के सिद्धांतों पे आधारित था। तो वो कहते थे एक सच्चा सत्याग्रह वही हो सकता है जो सच बोलता हो, जो अहिंसक हो, ठीक है, ना व्यक्ति के खिलाफ ना जानवर के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करता हो, जो निडर रहता हो, जो डरता नहीं है। और बुराई के समय, संघर्ष करते समय हमें यातनाओं को सहने की शक्ति होनी चाहिए, यानी कि कोई हमें कितना ही मारे पीटे, गाली गलौज करे, कुछ भी बुरा भला कहे, तो जो बुरा भला कहता है वो कायर है, आप कायर नहीं है। तो सहने की शक्ति होनी चाहिए।
तो एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बुराई फैलाने वाले से घृणा नहीं करता, बल्कि उसे प्रेम करता है। वह कभी बुराई के सामने नहीं झुकता, चाहे परिणाम जो भी कुछ हो। गांधी के अनुसार केवल बहादुर और दृढ़ निश्चय व्यक्ति ही, यानी कि दोस्तों जो ब्रेव होते हैं ना, जो डिटरमाइंड होते हैं, वही लोग सच्चा सत्याग्रही बन पाते हैं। ये लोग आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, कायर व्यक्ति बदसलूकी करता है, ठीक है। और मजबूत व्यक्ति है, वो सब सहता है दोस्तों अंत तक। दूसरा है अहिंसा। तो अहिंसा सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता 10 नंबर का, तो मैं आपको एक बता देता हूं कि महात्मा गांधी के विचारों का केंद्रीय बिंदु अहिंसा रहा, यानी कि इनका जो सेंट्रल थॉट था वो अहिंसा था। इनके अनुसार अहिंसा व्यक्तिगत लाभ के बजाय पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाती है। तो जैसे कि आप हिंसा नहीं करें तो पूरी दुनिया को इससे फायदा होता है। तो गांधी कहते भी तो है कि अहिंसा कायर का कवच नहीं है, बल्कि यह तो बहादुरी का उच्चतम गुण है। यानी कि ये कायरों का काम नहीं है, ये तो सिर्फ बहादुरों का काम है। तो जो व्यक्ति हिंसा के रास्ते चलते हैं वे विनाश की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी तो दोस्तों देशों के बीच में इतनी नफरतें बढ़ गई है, दो धर्म के लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अहिंसा नहीं है। तो सत्याग्रह का आधार अहिंसा थी। सभी व्यक्तियों को जानवरों से भी प्रेम करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए उनको, चाहे कोई सा भी जानवर हो, और साहसी रहना चाहिए, व्यक्ति को लगन व धैर्य रखना चाहिए। गांधी के अनुसार अहिंसा यही यदि साधन है तो सत्य साधे है। इसका मतलब क्या है कि अपने को अगर सच को पाना है, अगर सच को पाना है, सच हमारी मंजिल है, डेस्टिनी है, तो हमें अहिंसा के माध्यम से हम सच तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अहिंसा कौन व्यक्ति कर सकता है? जो सच बोलता हो, जिसका दिल साफ हो, जो डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ता हो, जिसके अंदर निर्भीकता हो, यानी कि डरे ना किसी से, अपरिग्रह हो, और प्रेम हो, और उपवास रखे, ठीक है। यानी कि हफ्ते में एक दिन तो खाना छोड़ दे भाई, ठीक है, क्योंकि वैसे ही इंडिया के अंदर 3-4 करोड़ लोग तो भूखे ही सोते हैं, राइट। ये अहिंसा के अंदर शामिल होता है। तीसरा साधन है दोस्तों हिंद स्वराज का विचार। हिंद स्वराज का विचार, यानी कि आप स्वराज के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे कि गांधी जी ने स्वशासन के बारे में बताया कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है, जो कि वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। स्वराज का अर्थ जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था है जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। यानी कि दोस्तों भारत पर शासन कौन करेगा? गांधी जी के अनुसार भारत ही ये करेंगे, भारत के लोग ही करेंगे, उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, और भारत के लोग शासन करेंगे, भारत के लोग संसद में बैठेंगे तो भारत का भला अच्छे सोचेंगे। फिर आप गांधी जी का साधन ब्रह्मचर्य लिख सकते हैं, ट्रस्टीशिप सिद्धांत लिख सकते हैं, जिसके अंदर कमाई का कुछ हिस्सा है अपने को जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। स्वदेशी के बारे में लिख सकते हैं, सर्वोदय के बारे में लिख सकते हैं, मतलब सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो सबका साथ सबका विकास है ना, ये गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित एक लाइन है दोस्तों, सर्वोदय से लिया गया है लाइन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये बीपीएससी 141 है, मैंने कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। वीडियो को वापस से देख लेना, ठीक है, अगर डाउट आता है, और अपनी तरफ से भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही एफर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।